हेलो। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो हमारी सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस 2023 का जो प्रीलिम्स है उसके लिए। तो उसके लिए हम करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ शुरू करी है मैंने, तो वो देखते हैं। तो पहला वीडियो आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है इंडिया चाइना के ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं। तो इस समय जो ट्रेड चल रहा है वो बायलेटरल ट्रेड है अराउंड 135.98 बिलियन, यानी अराउंड 136 यूएस डॉलर्स बिलियन ट्रेड है। अब इसमें दिक्कत ये है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत है। जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, इट इज़ ग्रेटर देन $100 बिलियन। तो ये एक इशू है इंडिया चाइना रिलेशंस, जो ट्रेड रिलेशंस है हमारे, जो ट्रेड हम करते हैं इंडिया चाइना के साथ। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करते हैं और क्या उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 जनवरी को, 14 जन। रोड सेफ्टी वीक, रोड सेफ्टी वीक ऑब्जर्व की गई है 11 से 17 जनवरी। और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इसने करी है। ये आपको पता होना चाहिए। रोड सेफ्टी वीक 11 से 17 जनवरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक स्टार इसको दे रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक स्टार तो है। पूछा जा सकता है कि वो इंटरचेंज करके पूछ सकते हैं आपसे कि 10 से 16 है, 12 से 18 है, ऐसे करके पूछ सकते हैं। तो 11 से 17 आपको पता होना चाहिए। फिर हाल ही में एक इंडेक्स रिलीज़ हुआ है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो है 85th। ये रैंक 2 पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है। लास्ट ईयर ये 87th थी, अब ये 85th हो गई है। तो आपको पता होना चाहिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक 85th है। कौन सा ऐसा देश है जिसका पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना गया है? विच कंट्री हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट एज पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023? तो ये देश है जापान। इसमें यह चेक किया जाता है कि ईज़ ऑफ एक्सेस क्या है किसी भी सिटीजन्स को, अगर वो कोई भी पासपोर्ट होल्ड करते हैं किसी भी कंट्री का। तो जापानीज़ पासपोर्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो जापानीज सिटीजन्स को ज़्यादातर देशों में जो है बिना वीज़ा के अलाउ करते हैं आने के लिए। ठीक है, तो जापान का आप याद रखिएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको होस्टिंग मिली है 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल? तो नेशनल यूथ फेस्टिवल हम जो सेलिब्रेट करते हैं वो 12 जनवरी को करते हैं, 12 जनवरी को करते हैं, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये होस्ट कर रहा है, इसका स्टेट जो होस्ट कर रहा है वो है कर्नाटका। ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में गोल्डन ग्लोब मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग को। वो सॉन्ग है नाटू नाटू फ्रॉम द मूवी RRR। RRR मूवी से नाटू नाटू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब मिला है फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया एज पर वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ये देखिए, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट रिलीज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसमें इंडिया की जो ग्रोथ इस साल की बताई गई है फॉर द ईयर 23-24। ये इंपॉर्टेंट है, 23-24 के लिए 6.6%। ये डाउनग्रेड करी है वर्ल्ड बैंक ने ड्यू टू इन्फ्लेशन, यूक्रेन और रशिया की जो क्राइसिस चल रही है उस वजह से, जो कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हुआ है उसकी वजह से ये है, और कोविड पैंडेमिक जो चाइना में अभी रिसेंटली चल रहा है उसकी वजह से भी। अब देख लेते हैं नेशनल साइंस डे, जो कि 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार मैं इसको दे रहा हूँ। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, साइंस से याद रखना, इस साल का नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को जो होता है उसकी ग्लोबल साइंस, आप ग्लोबल साइंस से याद रखना तो आपको याद आ जाएगा।
विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड कास्ट बेस्ड सेंसस, जाति आधारित जनगणना, कास्ट बेस्ड सेंसस जो है बिहार ने अप्रूव किया है। फूड प्राइस इंडेक्स, फूड प्राइस इंडेक्स जो रिलीज़ किया है यूएन की एक ऑर्गन है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट में आप नीचे लिख के बताइए एफएओ का हेडक्वार्टर्स किधर है, हेडक्वार्टर एफएओ का किधर है, कमेंट में लिख के बताइए आप। फूड प्राइस इंडेक्स एफपीआई एफएओ एचक्यू किधर है, कमेंट में लिख के बताना है आपको। व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 22-23 एज पर एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। उसने बोला है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो 7% रहेगी। हमेशा आप याद रखिए जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो ईयर टू ईयर क्वार्टर वाइज होती है। तो लास्ट ईयर के जो सेम क्वार्टर होगा और इस साल का जो हमारा क्वार्टर चल रहा है, क्वार्टर 3 महीने का होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो क्वार्टर अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल मई जून। तो लास्ट ईयर का जो है अप्रैल मई जून, उससे हमारी जो है कंपेयर करके जीडीपी ग्रोथ निकाला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एनएसओ ने ये बोला है कि 7% इस बार रहेगा एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किस में इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं, इन्फ्लेशन जो चल रहा होता है मार्केट में रियल में ऐड किया जाता है या नॉमिनल में, आप ये पढ़िए। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फ़र्क है। और फिर एक कॉन्सेप्ट और है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल क्या होती है, जीडीपी कौन जो है इसको रिलीज़ करता है, कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है और क्या क्या कमोडिटीज़ इसमें ली जाती हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं, वोल्केनो न्यूज़ में है किलाउइया वोल्केनो, किलाउइया वोल्केनो जो है हवाई में है, हवाईयन नेम है ये, किलाउइया वोल्केनो हवाई यूएस में, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे वोल्केनो होता है तो एक तो वोल्केनो की क्रेटर होती है, ठीक है, क्रेटर होती है हमारी। तो वोल्केनो आपको पता है क्योंकि कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा करता है, तो वोल्केनो की वजह से अगर कभी मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है कि अगर कोई वोल्केनो इरप्शन हुआ तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट, स्मोक वगैरह रिलीज होती है, तो वो क्या करती है, जो पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो क्या करता है, आप मुझे ये बताइए उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं एटमॉस्फेयर पर, शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हैं उससे, कि वो सनलाइट को कितना प्रभावित करता है, एरिया में जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, वो वोल्केनिक ऐश जो होती है वो कितना इफेक्ट करती है, इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करती है। जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं जो फ्लाई करते हैं तो वो फ्लाई नहीं कर पाते उस दौरान, जो क्योंकि जो ऐश क्लाउड होता है बहुत हाई होता है ऐश क्लाउड, तो उससे इंजन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो फ्लाई नहीं कर पाते, तो उससे हमारे इकोनॉमी में कितना डिस्टर्बेंस आता है। दूसरा, क्योंकि कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक अनुमान के हिसाब से अराउंड 15 मिलियन मेट्रिक टन्स जो है रिलीज़ हो जाता है वोल्केनिक एरप्शंस में बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो आप ये मेजर वोल्केनोज अराउंड द वर्ल्ड आप देख लीजिए कहाँ कहाँ मेजर वोल्केनोज हैं। दूसरा, ये मैंने बताया कि इफ़ेक्ट क्या है, जो वोल्केनिक ऐश होती है वो रेनफॉल को क्या करती है, रेनफॉल बढ़ती है क्या उससे, रेनफॉल ज़्यादा होती है या कम होती है, सनलाइट कम होती है ज़्यादा होती है, फोटोसिंथेसिस पर क्या फ़र्क है, क्लाइमेट चेंज पर क्या फ़र्क है, बिकॉज देर आर ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन emissions फ्रॉम दी वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो। इन विच यूरोपियन कंट्री लार्ज डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय चाइना जो है रेयर अर्थ मिनरल्स की सबसे ज़्यादा अगर अगर कोई ट्रेडिंग होती है और जो कंट्रोल है मार्केट का, तो एक बोल सकते हैं, इकोनॉमिक पार्लेंस में बोल सकते हैं कि चाइना जो है, चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की मोनोपोली है। अब ये होते क्या है रेयर अर्थ मिनरल्स, हालांकि इनका नाम है रेयर अर्थ लेकिन ये इतने रेयर नहीं है, ठीक है। लॉरेंशियम, स्ट्रॉन्शियम करके एक बहुत सारे मिनरल्स होते हैं
और ये जो है आपकी काफ़ी चीज़ों में यूज़ होते हैं, ये मोबाइल्स में यूज़ होते हैं। ये बैटरीज जो बनती है ना, लिथियम आयन, अब लिथियम आयन बैटरीज बहुत न्यूज़ में है बिकॉज कोबाल्ट जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो है इसकी माइनिंग बहुत होती है। फिर मोबाइल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं आपकी, मतलब हर चीज़ में, ये कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, इससे पीसीबीज वगैरह बनती हैं, सिलिका सैंड वगैरह। फिर थोरियम भी होता है कुछ जगह। तो ये आपको पता होना चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं। तो हाल ही में जो है यूरोपियन कंट्री है स्वीडन, उसमें लार्ज डिपॉजिट्स मिले हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या होता है कि अभी जो ये जो कंट्रीज़ हैं, स्वीडन हुआ, नॉर्वे हुआ, फिनलैंड हुआ, डेनमार्क हुआ, तो यहाँ क्या हो रहा है कि काफ़ी लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। दे आर मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कार्बन इमिशंस को कम करने के लिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कार्बन को सिक्वेस्टर करना, कैप्चर करना बेसिकली, सिंपल पार्लेंस में। तो ये कंट्रीज़ इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये विंड एनर्जी में, रिन्यूएबल में, तो उसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्वीडन में ये रिजर्व्स मिले हैं, तो इससे यूरोप की बता रहे हैं काफ़ी सारी जो मांग है रेयर अर्थ मिनरल्स की, जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। तो ये एक न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट है। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस? तो प्रवासी भारतीय दिवस आप देख लेना, ये होस्ट किया है इंदौर ने। एक रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसको रिलीज़ किसने किया है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मीटिंग होती है इसकी डावोस में, डावोस स्विट्ज़रलैंड। इम्पॉर्टेंट है ये, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन GS2 में। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड ब्लैंकेट बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स? सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स जो है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने जो है ब्लैंकेट बैन लगाया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स पर, ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन आया था UPSC में, वो आया था EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लीजिए कोक बॉटल होती है, वो प्लास्टिक की पेट बॉटल होती है, पॉलीथायरीन टेराथलेट, तो वो पेट बॉटल होती है। तो फिर अगर वो बिकॉज इट इज़ टाइप ऑफ प्लास्टिक, तो अगर इतनी सारी प्लास्टिक बॉटल्स हो रही हैं, तो जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रिसाइकिल करे, रीयूज़ करे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब टेक्निकल पार्लेंस का शब्द है ये, जार्गन है एक तरीके से, इन्वायरमेंटल जार्गन है। इंडिया इज सेट टू डिप्लॉय फीमेल पीस कीपर्स इन आबे रीजन। अब ये रीजन इंपॉर्टेंट है, ये UN के फीमेल पीस कीपर्स हैं, ब्लू बैरेट जिनको कहते हैं, ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं उनको। ये जो रीजन है ये बॉर्डर है साउथ सूडान और सूडान, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं इधर, वायलेंस भी काफ़ी है इस रीजन में। तो आबे रीजन में विच ड्रग इज़ रिसेंटली अप्रूव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स? अल्जाइमर्स के लिए कौन सी अभी नया ड्रग जो है, दवाई जो है इसकी अप्रूवल मिला है, जिसको लिकानेमाब को मिला है। ये पता होना चाहिए, अगर लिकानेमाब तो आया तो फिर अल्जाइमर्स चेक करने का है। अल्जाइमर्स एक ब्रेन का डिसऑर्डर होता है, इसमें डिमेंशिया के आगे की स्टेज होती है, तो काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं ब्रेन को, मतलब टेक्निकल चीज़ है। आप ये समझ लीजिए डिमेंशिया में क्या होता है, बेसिकली आदमी भूल जाता है कि मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, मेमोरीज इशू होते हैं। अल्जाइमर्स उसकी एक आखिरी स्टेज होती है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं। तो वर्ल्ड की पहली पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूज़ियम जो है, पहली वर्ल्ड की पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूज़ियम जो लोकेट की गई केरला में। तो ये आप देख लीजिए। आप आज के हमारे 20 टॉपिक्स कंप्लीट करें हमने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, UPSC_Agora, वहाँ क्विज़ मिलेंगे आपको। आप क्विज़ जाइए, उनको क्विज़ों को अटेम्प्ट करिए। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।